नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पे जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। यानी कि ये आपका अपना शो है जिसमें आप अपने सवाल खुद पूछ सकते हैं। नंबर आपके ग्रिड पे आ रहा है, नंबर पर अपना व्हाट्सएप मैसेज वीडियो के थ्रू या अपने सवाल जरूर भेजिए और ट्विटर और यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। दर्शकों, आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर ली। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 14 राज्यों के 75 जिलों से गुजरकर राहुल गांधी ने 4080 किलोमीटर की यात्रा तय करी है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के मुताबिक ये यात्रा नफरत के खिलाफ थी। राहुल गांधी के शब्दों में ही इसे उन्होंने कहा था, ये तपस्या की यात्रा थी। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी ने राजनीतिक यात्रा नहीं निकाली, भारत को जोड़ने की यात्रा निकाली है। लेकिन इस यात्रा का हासिल क्या है, इसका आकलन हम करते भी रहे हैं और आज जिस दिन समर्पण हुआ है आज भी करेंगे। वैसे तो श्रीनगर में राहुल गांधी की जब ये यात्रा समाप्त हुई तो कश्मीरी पार्टियां के अलावा किसी दल का आला कमान मौजूद नहीं था। 27 इनविटेशन जरूर गए थे और वो भी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। फिर भी सिर्फ 2 पार्टियों के आला कमान शामिल क्यों हुए, ये भी एक चर्चा का विषय है। ना ममता बनर्जी, ना अखिलेश यादव, ना नीतीश कुमार, ना तेजस्वी यादव और ना ही एम.के. स्टालिन थे। बाकी नेताओं ने तो अपना प्रतिनिधि भेजा था। अखिलेश यादव ने यह भी जहमत जरूरी नहीं समझी। सवाल पब्लिक का आज ये है कि कायदे से विपक्ष भी तो नहीं जुड़ा, फिर भारत जोड़ो से राहुल गांधी को मिला क्या? क्या मोदी को राहुल चुनौती नहीं दे रहे? विपक्ष का ऐसा जो हमने देखा है कोई गठबंधन नहीं, क्या इससे राहुल की चुनौती बस शब्दों में ही रह जाएगी? अखिलेश, तेजस्वी, ममता, किसी को नहीं राहुल पर भरोसा? यही है आज सवाल पब्लिक का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही थी। राहुल गांधी इस बर्फबारी के बीच नेताओं और समर्थकों के बीच डटे हुए थे। लेकिन 2014 के बाद कांग्रेस और देश के जनादेश के बीच जो बर्फ जम गई है, क्या राहुल की यात्रा से वो बर्फ पिघल सकेगी क्या? यही सवाल आज सबसे ऊंचा उठ रहा। राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत से अंत तक देश की कथित नफरत के बहाने सरकार पर कई बार हमला बोला है। आज भी उन्होंने कथित नफरत का मुद्दा उठाया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कश्मीर था। सुनिए आज राहुल गांधी का ये बयान। 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया। राहुल गांधी को आपने सुना। राहुल गांधी ने कश्मीर में हैंड ग्रेनेड फेंके जाने की आशंका के बदले प्यार मिलने की बात की। आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कश्मीर के कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया, तो कल ही राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर भी तिरंगा फहराया था। वैसे तो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल की यात्रा राजनीतिक थी, इसमें देश विरोधी लोग शामिल हुए। लेकिन कश्मीर में राहुल की यात्रा बेरोक टोक चल सकी, इसे बीजेपी अपनी नीतियों और सोच की कामयाबी बता रहे हैं। सुनिए बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं तो वो तब जब हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने
इसके लिए अपने प्राण बलिदान किए और हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और उसके बाद समय समय पे हमने उस कश्मीर के लिए जान की बाजी लगाकर हमारे नेताओं ने वहां जाकर झंडा फहराया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भले कहा हो कि वो उस राहुल गांधी को नहीं जानते जिससे आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जनता के लिए यह सवाल बड़ा है कि 2024 के चुनाव के पहले देश के सामने कैसा राहुल गांधी है। क्या राहुल गांधी कोई नई छवि बनाने में कामयाब रहे? बीजेपी के शब्दों में रीलॉन्च होने की इस कोशिश में राहुल गांधी कहां तक सफल रहे, यही सवाल आज पब्लिक भी जानना चाहती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 पब्लिक मीटिंग्स की, 100 से अधिक कॉर्नर मीटिंग की, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 275 से ज्यादा प्लान्ड वॉकिंग इंटरैक्शंस यानी चलते चलते बातचीत की और बैठकर देश के मुद्दों पर 100 से अधिक बार संवाद किए। लेकिन राहुल गांधी की इतनी मेहनत का नतीजा क्या रहा? क्या जॉइंट विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उन्हें चेहरा बनाने को तैयार नहीं है? विपक्ष का कोई भी बड़ा चेहरा इस मौके पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये सवाल बड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा में अपना प्रतिनिधि भी नहीं भेजने वाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ हफ्तों पहले मुझसे ही बात करते हुए राहुल की यात्रा के बारे में क्या कहा था, आप भी सुनिए। भारत जोड़ो एक अच्छी यात्रा है, मैं शुभकामनाएं देता हूं उनको, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का एक कार्यक्रम है, तो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन बहुत सारी जो बुराइयां आज दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है। पॉसिबल है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोबारा नेशनल लोकसभा इलेक्शन के लिए साथ आ सके? मुझे नहीं लगता है कि कभी भी ऐसा होगा। इसीलिए आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। पब्लिक का पहला सवाल पब्लिक के, और आज इन सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, हमारे साथ अजीज खान साहब हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रिजू दत्ता जी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवनीजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है चरण सिंह सप्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं पहले ही सारे पैनलिस्ट को कह दूं कि पहले ओपनिंग रिमार्क्स में सबसे एक एक करके लूंगी और 60 सेकंड में अपना मुख्य मुद्दा सामने रखिएगा पब्लिक का। उसके बाद डिबेट खुलेगी और आपके बीच में जो भी डिबेट होगी वो हम उसके बाद उस पर चलेंगे। मेरा पहला सवाल चरण सिंह सप्रा जी से ये है, क्या खोया क्या पाया? जब आप विपक्षी दलों के नेताओं को ही नहीं जोड़ पाए तो भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस आज क्या है? देश की जनता ये पूछ रही है। सप्रा साहब। देखिए नविका जी, भारत जोड़ो यात्रा जो है ये कोई एक राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, और जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि आउटरीच का जो ये कार्यक्रम रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा ये आउटरीच इसका मकसद नहीं था। आउटरीच इसका एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है। कांग्रेस पार्टी जब भारत जोड़ो यात्रा की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आइडियोलॉजी उनके खिलाफ वाली पार्टियां हैं उनको निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि देश में इकट्ठा किया जाए। अगर 31% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली है तो उसके अलावा जितनी 69% वोट जो है वो उनके खिलाफ की भी है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रयास भी होता है, बट ये मकसद नहीं था। ये आउटरीच एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है। इस यात्रा का मकसद था आर्थिक विषमता, देश के अंदर जो नफरत है उसको खत्म करना, जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, महंगाई, बेरोजगारी
और जनता से जुड़े हुए अनेक मुद्दे जो श्री राहुल गांधी जी ने जनता से मिलते हुए 4000 किलोमीटर में जितनी मीटिंगें करी हैं या चलते हुए लोगों को मिले हैं, उनकी समस्याएं सुनी है, गरीबों की जमीन से जुड़े हुए लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी है। उसके ऊपर आपको मैंने 90 सेकंड दे दिए सप्रा साहब, आपको मैंने 90 सेकंड दे दिए। अब जवाब लेती हूं जयवीर शेरगिल जी से। जयवीर शेरगिल जी, सप्रा साहब का कहना है सीधी तौर पर कि यह किसी विपक्षी दलों की बैठक नहीं थी, बाई प्रोडक्ट था। 27 चिट्ठियां यूं ही लिखी गई थी, किसी को सीरियस इनविटेशन शायद नहीं था, लेकिन वक्त था कि देश के सामने जो मसले हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो, इन सब पर केंद्र आकर्षित करना जनता का, लोगों का। जवाब दीजिए जयवीर शेरगिल जी। नाविका जी, सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद पत्र लिखना चाहिए कि मोदी जी की स्पष्ट नीति, मजबूत लीडरशिप के चलते आज कांग्रेस तिरंगा लहरा रही है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। कांग्रेस के दौर में पत्थरबाजी की खबर आती थी, भाजपा के दौर में बर्फ के गोले फेंकने की खबर आती है। कांग्रेस के दौर में वादी में आतंकवादियों के द्वारा खिटपिट की खबर आती थी, भाजपा के दौर में आज पिकनिक की खबर आ रही है। तो मुझे लगता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शुक्रिया अदा करना चाहिए और इनका यात्रा, इनका खुशी से बेखौफ, निर्भय, निडर होके तिरंगा लहराना इस बात का प्रमाण है जो कांग्रेस नहीं कर पाई। भाजपा सुख, अमन, शांति, चैन, आतंकवाद खत्म करने का उन्होंने वो काम पूरा कर दिया है। अब दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा, वो एक सही बात है, भाषण में सिर्फ है मोहब्बत की दुकान, जमीन पे है नफरत का पैगाम। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत विरोधी, सेना विरोधी, धर्म विरोधी, पाकिस्तान हित, चीन हित के बयान आए हैं। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, 30 सेकंड और लूंगा। केरल में हाफ पैंट निक्कर चलाई गई और एक पादरी से मिला गया जो कहता है हिंदू देवी देवता नहीं लहराया कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जो आरोपों की फेरिस लिस्ट है वो शायद कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको रोकती हूं और मैं रिजू दत्ता जी से पूछना चाहती हूं। रिजू दत्ता जी, क्या ये लोगों के साथ जो आउटरीच प्रोग्राम था विपक्षी दलों के साथ, क्या ये सिर्फ लिप सर्विस था? रिजू दत्ता जी, सप्रा साहब का कहना है कि इसका मकसद विपक्ष को इकट्ठा करना था ही नहीं। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर विपक्ष ही नहीं जुड़ा तो भारत कैसे जुड़ेगा? नाविका जी, मैं एकदम साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष मुद्दों पे एकजुट है। हमारी लड़ाई उस पार्टी से है जो जिनके मुंह में है राम पर दिल में है नथुराम। आज जो बापू के भजन गा रहे हैं वो बापू के हत्यारों को नेता बना के बैठे हुए हैं। हमारी लड़ाई उनसे है। हमारी लड़ाई उनसे है जो धर्म के नाम पे सोसाइटी को तोड़ दिया है, महंगाई, बेरोजगारी में आम जनता को मार रही है। हमारी लड़ाई उस पार्टी से है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। बाकी रहा गांधी वाद्रा कांग्रेस, तो मैं उनसे इतना ही कहूंगा, आपको बीजेपी से लड़ाई करना है, सिर्फ चलने से होगा नहीं। और आप चलने को भी बोल रहे हैं कि इसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, उनकी पार्टी पे तो टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उतना ही कहूंगा जो विपक्ष का स्पेस है, जो विपक्ष का जगह है, उसके ऊपर किसी का पुश्तैनी हक नहीं है। विपक्ष मुद्दों पे एकजुट है और मैं मानता हूं कि 2024 में सारे जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और सब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे तो 2024 में भाजपा वापस नहीं आएगी। पर उससे पहले जो पार्टी ये दर्शाती है कि हम ही लोग हैं जो विपक्ष चलाएंगे, हम ही लोग हैं जो विपक्ष में बैठे रहेंगे, तो उनको ये क्लियर मैसेज देना चाहिए कि हम भी भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चलते जाए इधर से उधर 4000 किलोमीटर, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुद्दों की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपने, बहुत बड़ी बात कह दी है रिजू दत्ता जी। जब आप कहते हैं कि मुद्दों पर हम इकट्ठे हैं, मुद्दों पर हम इकट्ठे हैं, तो मुद्दों का ही तो ये पूरा यात्रा थी, यही तो सप्रा साहब कह रहे हैं, और मुद्दों पर भी आप वहां पहुंचे नहीं। दूसरी तरफ अवनीजेश अवस्थी जी, आपने रिजू दत्ता जी का रेफरेंस सुना? जैसे कांग्रेस पार्टी का उन्होंने कहा ये गांधी वाड्रा कांग्रेस। अब ये तो बीजेपी का नॉमेनक्लेचर है जो यूज कर रही है तृणमूल कांग्रेस,
लेकिन मुझे तेवर तो ऐसे नहीं लग रहे कि ये मिलकर कोई चुनौती देने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी को। सब अपनी अपनी अलग लड़ाई लड़ेंगे। इसमें आप 2024 का फॉर्मूला क्या देखते हैं अवनीजेश अवस्थी जी? नाविका जी, दो बातें मैं कहूंगा। अब मुझे लगता है कि 30 सेकंड से ज्यादा का समय अब शायद मिल जाएगा। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी की जो यात्रा है इस मायने में असफल हुई है कि वो कह रहे थे कि चारों तरफ नफरत फैला दी है बीजेपी ने, लेकिन उसके बाद जब अंत में आए तो उनका मुझे कहीं नफरत नहीं दिखाई दी, और नफरत नहीं दिखाई दी तो वो क्या मोहब्बत बेचते, तो उनकी मोहब्बत बिकी नहीं। तो इस मायने में जब उनको पूरे यात्रा में कहीं एक जगह भी नफरत नहीं दिखाई दी, तो ये राहुल गांधी की एक असफल उसमें हुए जो ढूंढने वो निकले थे। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, कल जयराम रमेश ने कहा कि ये पूरी यात्रा को जब समाप्त करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि कोई भी विपक्षी एकता या विपक्षी दल मोर्चा कांग्रेस के बिना नहीं बन सकता, कांग्रेस के बिना इररिलेवेंट होगा। तो ये पूरी यात्रा का वो जो राजनीतिक मकसद था, और वो राजनीतिक मकसद जयराम रमेश ने यात्रा की समाप्ति पर बिल्कुल स्पष्ट रूप में कह दिया। और ये भी बड़ी साफ सी बात है कि रिजू दत्ता को तो अभी आप ये बताइए ना कि पश्चिम बंगाल में अगर राहुल गांधी को चढ़ाएंगे ये, तो रिजू दत्ता और टीएमसी क्या लड़ेगी? फिर लड़ेगी क्या? वहां अधीर रंजन चौधरी को जवाब देते नहीं बनता इनको। अधीर रंजन चौधरी ने जो इनका बुरा हाल किया हुआ है पश्चिम बंगाल में, उससे भी तो लड़ना है ना इनको। इसलिए ये तो बड़ी साफ सी बात है। ये एक मिथ है, ये एक ऐसा गैस का गुब्बारा है जो अचानक दिखता है कि हाँ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है विपक्षी एकता का, और उसमें गैस खत्म होते ही जरा सा पिन लगते ही जो है वो गुब्बारा ऐसे फूटता है। जब वक्त आएगा तो ये तमाम विपक्षी एकता के नाम पर, जो सिर्फ विपक्षी एकता, इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम यह है कि मोदी को हटाओ। कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा है, मोदी से छीन लो, उसके बाद हम आपस में लड़ करके देखेंगे कौन है। अब मुश्किल ये है कि मोदी से छीन नहीं पा रही है और न छीन पाएंगे 2024 में, जो फिलहाल स्थितियां हैं। नाविका जी बिल्कुल। और खैर आगे क्या होता है ये तो देश की जनता बताएगी। लेकिन अजीज खान साहब राहुल गांधी मोहब्बत फैलाने निकले थे, लेकिन मैं आ रही हूं डिबेट खोलने से पहले आखिरी बार समाजवादी पार्टी आपकी साथ की पार्टी है, उनको भी बोलने का हक दे दीजिए रिजू दत्ता जी। अजीज खान साहब, मोहब्बत इतनी है देश में जो राहुल गांधी को दिख रही है, तो फिर यात्रा क्यों निकाली? और यात्रा में बाई प्रोडक्ट था आउटरीच विपक्ष के लिए। अखिलेश यादव जी ने तो नुमाइंदे भेजना भी जरूरी नहीं समझा। मैं पूछना चाहती हूं, क्या विपक्षी एकता, क्या ये बैलून हमेशा के लिए अब इसकी हवा निकल चुकी है और सब अकेले अकेले लड़ेंगे? क्योंकि यहां प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट ज्यादा हैं और विपक्ष अकेले लड़ने के लिए जा रहा है, और नरेंद्र मोदी इकलौता एक मुद्दा है जिनको हराना सबके लिए यूनिफाइंग फैक्टर है। अब वो यूनिफाइंग फैक्टर भी साथ नहीं ला रहा सबको। अजीज खान साहब, देखिए नाविका जी, आपने एक बड़ा अहम सवाल खड़ा किया कि विपक्षी एकता है कि नहीं है, कश्मीर में गए लोग नहीं गए, आपकी पार्टी के प्रतिनिधि गए नहीं गए, ये इशू नहीं है। हम आपको सिर्फ एक शब्द में, एक दो लाइन में ये बता देंगे कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देखिए, विपक्षी एकता किस कदर मजबूत है ये मुझे लग रहा है ये बीजेपी को बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी इस मुगालते में न रहे कि विपक्ष कमजोर है और कांग्रेस के साथ नहीं है या कांग्रेस के साथ है। देखिए, यहां साथ होना और ना होना आज कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जैसा कि इससे पहले उनके प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं था, ये राजनीतिक सफर नहीं था, यात्रा नहीं था, ये तो सिर्फ जो बीजेपी ने एक नफरत का पैगाम दिया है इस पूरे मुल्क में, भाई को भाई से जुदा किया है, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा किया है, एक मोहब्बत का पैगाम। तो निश्चित तौर पे उनका एक अपना एजेंडा रहा महंगाई के खिलाफ, और तमाम बड़े मुद्दे उन्होंने लिए, महंगाई लिया, बेरोजगारी लिया और तमाम मुद्दे। निश्चित तौर पे वो मुद्दे आज इस देश में हावी है और उसके खिलाफ उन्होंने बाकायदे एक यात्रा निकाली। वो कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी। एक बात रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है और आज इस देश में इस कदर मुद्दे हावी हैं
क्योंकि पिछले 8 साल में अजीज खान साहब आपके 60 सेकंड तो कब के खत्म हो गए, लेकिन कम से कम आज आप समाजवादी पार्टी ये वाली बात ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं, मैं उस डिबेट में जाना भी नहीं चाहती, लेकिन आप दूसरों पर ध्रुवीकरण और इस तरह के आरोप लगाएं तो शायद हिपोक्रेसी जो कहते हैं, जो दोगली राजनीति है, उस पर ऐसा प्रहार होगा कि जनता शायद सह नहीं पाएगी। लेकिन जयवीर शेरगिल आपको जवाब दे रहे हैं। जयवीर, नाविका जी, क्योंकि प्रश्न विपक्षी एकता का है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का, आपको वो शोले पिक्चर का सीन याद है? असरानी ने जेलर का एक रोल अदा किया था, असरानी साहब ने, जो कहते थे आधे जो मेरे पीछे हैं आधे बाएं जाओ आधे दाएं जाओ, और जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई है भी नहीं। तो ये सीन भारत जोड़ो यात्रा और विपक्षी एकता का दृश्य दिखाता है। सत्य तो यह है, भारत जोड़ो यात्रा ना कांग्रेस को जोड़ पाई, ना विपक्ष को जोड़ पाई, ना समाज को कांग्रेस को से जोड़ पाई, ना मतदाता को कांग्रेस से जोड़ पाई। अब मैं आपको सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। शायद सपा के प्रवक्ता अपने नेता का 29 दिसंबर 2022 का बयान नहीं पढ़ के आए। उन्होंने तो कांग्रेस का भाजपाकरण कर दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस और भाजपा एक हैं। तो आज हिम्मत रखिए, जितनी सरफरोशी से भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, आपके नेता ने तो उनका भाजपाकरण कर दिया है। दूसरा, टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, 3 दिसंबर 2021 का बयान है ममता जी का, जो पूछ रही हैं वेयर इज यूपीए नाउ, यूपीए कहां है? राहुल गांधी इज अ किड, राहुल गांधी एक बच्चा है। ये मैं नहीं, ये ममता बनर्जी कह रहे हैं। कोई भी विपक्षी एकता के लिए नेता, नेतृत्व और साझा उद्देश्य और साझी विचारधारा चाहिए। अब इन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक नहीं है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के चलते कहा था जो राज्य पार्टी हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनकी राष्ट्रीय विचारधारा हो ही नहीं सकती। जयराम रमेश जी कह रहे हैं अहंकार में देखिए कि कांग्रेस के बगैर मंच साझा नहीं किया जा सकता, और तेलंगाना में इनको बुलाया नहीं जाता। अब आखिरी भारत जोड़ो यात्रा से पाया क्या है? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही गोवा के एमएलए भाजपा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही बलिया से 52 नेता छोड़ के चले गए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही जो नतीजे आए, 3 नवंबर के 7 उपचुनाव हुए, उसमें खाता शून्य, जिसमें तेलंगाना 1 सीट थी, हरियाणा आदमपुर की 1 सीट थी। भारत जोड़ो के दौरान ही गुजरात का नतीजा आया और हिमाचल जहां 1% वोट शेयर हो गया। अब में सत्य तो यह है, भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और मैं बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के कहता हूं, 2024 में डायनासोर तो धरती पे वापस आ सकते हैं, कांग्रेस दोबारा चुनाव नहीं जीत सकती। सप्रा जी, बड़ी चुनौती है। और सप्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप कहते हैं ये राजनीतिक यात्रा नहीं थी, लेकिन राजनीति का कोई भी ऐसा मसला है जो आपने छोड़ा हो? मैं सप्रा जी आपसे पूछना चाहती हूं, आपने पहले सिक्योरिटी के सवाल उठाए, आज आपने कहा अमित शाह जी चलकर क्यों नहीं बताते, लेकिन ये बात तो तय है कि जब बीजेपी लाल चौक में फहराना चाहती थी तिरंगा तो नहीं फहरा पाई थी। तब सरकारें किसकी थी ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं। आज तिरंगा फहराया गया है लाल चौक में। आज कश्मीर में सब मिलकर, जैसा जयवीर शेरगिल ने कहा, भाई बहन दोनों बर्फ के गोलों से खेल पाए हैं। और दूसरी तरफ नेता जो कह रहे हैं बाकी पार्टियों के आपके बारे में, क्या आप पर कोई इसका मैसेज जा रहा है? कितनी मोहब्बत आ रही है आपकी तरफ? देखिए नाविका जी, पहले तो मैं वो शोले फिल्म का जो इंस्टेंस इन्होंने बात की उसका उत्तर दे दूं कि बीजेपी अगर मुंगेरी लाल के जैसे बात करना चाहे तो वो उनकी चॉइस है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना मार्ग जो है वो बना रही है और अपना मार्ग तय करेगी। हाँ, जहां तक आपने अभी कश्मीर की बात की कि कश्मीर के अंदर लाल चौक पर झंडा फहराया गया, और जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि कश्मीर में मुझे बहुत सा प्यार मिला है, तो आपका ऐसा कहना है कि आर्टिकल 370 हट गया, या फिर यहां पर बहुत सारा प्यार जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर बांटा है, या अमित शाह जी ने यहां पर दिया हुआ प्यार है वो राहुल गांधी जी को मिला है? ऐसा कतई नहीं है। अगर ऐसा होता
तो कश्मीरी पंडित वो श्री राहुल गांधी जी से मिलकर कहा है ना, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पूरे देश में 4000 किलोमीटर चलने की जरूरत नहीं, आप नहीं चल पाएंगे, लेकिन आप कृपया करके जम्मू कश्मीर के अंदर तो पूरा चल करके दिखा दीजिए, तब हम मानेंगे कि भाई आपने क्या यहां पर बांटा है और क्या चीजें हैं। आज जमीनी स्तर पर कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर क्या तकलीफें हैं लोगों की, ये इनके कान तक भी नहीं पहुंचती है। जवानों की जो है नौकरियों की समस्या है, यहां पर लाइट की समस्या है, अनेकों चीज हैं, जमीन से जुड़ी हुई बातें हैं। महिलाएं जो राहुल गांधी जी के कंधे से लग के रोई हैं, उन्होंने सारी तकलीफ बताई है। ये तो ऊपर से लीपापोती कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, ये मिले वो मिले, लेकिन भूल जाते हैं कि रघुराम राजन भी मिले, अवनीजेश अवस्थी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सप्रा जी जो कह रहे हैं कश्मीर के बारे में, अगर ये एक मिनट सप्रा जी, आपकी फेरिस लिस्ट भी बहुत लंबी है, लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी, अगर राहुल गांधी राजस्थान चले जाते, हिमाचल चले जाते, गुजरात चले जाते, तो वहां पर क्या लोग कहते कि सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, मैं नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है कि पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, जम्मू कश्मीर के खुद के लोगों ने देखा, पूरा मीडिया, आप किसी भी दिन का अखबार उठा के देख लीजिए, 370 हटने से पहले कौन सा ऐसा दिन होता था जिस दिन कोई स्कूल में आग नहीं लगती थी, पत्थरबाजी नहीं होती थी, यहां तक कि आर्मी के जवान चुपचाप हेलमेट पहने जा रहे होते थे और कोई भी वहां का आतंकवादी पत्थरबाज आकर के उसको थप्पड़ मारता था और वो बेचारा चुपचाप चला जाता था, कुछ नहीं होता था। ये होता था ना सप्रा साहब, ये सब पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे भारतवर्ष ने देखा है। आज आप वहां पे गए हैं और जिस तरीके से वहां पर सिर्फ आप नहीं गए, लाखों टूरिस्ट गए हैं जो पहले नहीं जाते थे ना। तो सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस के भीतर ये सीना तानने की बात नहीं है, वहां पर तो लाखों टूरिस्ट गए इस बार। पिछले 20-30 सालों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है, जो बिल्कुल बंद हो गए थे, जो वहां की जनता ने, जो शिकारा चलाने वाला था, आज उसको मालूम चल रहा है कि टूरिज्म का क्या मतलब होता है, मेरा पेट कैसे पालता था। 500 रुपए मिलते थे एक पत्थर फेंकने के, उसमें भी डर रहता था कि पकड़ लेगा कोई। तो आज वो शिकारा चलाने वाला, शॉल बेचने वाला, कालीन बुनने वाला, केसर बेचने वाला कितना खुश है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। कोई बात नहीं, क्योंकि आपका मुद्दा वो नहीं है। नाविका जी, जो पूरी यात्रा है वो किन कारणों से चर्चा में रही? मुझे नहीं लगता कि कहीं भी गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में या ऐसा कुछ बोला हो। जो यात्रा ज्यादातर चर्चा रही है वो अजीबोगरीब बयानों की वजह से भी रही है, राहुल गांधी जी के साथ जो लोग रहे उनके कारणों से, और राहुल गांधी जी ने जो बीच बीच में बयान दिए उसके कारणों से। ये ठीक है कि जो कांग्रेस है, बिल्कुल, और हमने ये डिपस्टिक सर्वे किया है सोशल मीडिया पर, हमने ये डिपस्टिक सर्वे किया है सोशल मीडिया पर, और हमने सवाल पूछे। हमने पहले पूछा, भारत जोड़ो से विपक्ष के नेताओं की दूरी को क्या मानते हैं? राहुल पर भरोसा नहीं है, 51% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। पीएम पद के कई दावेदार हैं, 31% मानते हैं कि इस वजह से लोग इकट्ठे नहीं हुए। मोदी के साथ का कोई ऑप्शन? चलिए आप दे दीजिए पहले, फिर लेती हूं रिजू दत्ता जी से। सप्रा जी बताइए, पब्लिक जान रही है सब कुछ, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। जी सप्रा जी बोलिए। देखिए नाविका जी, जिस तरह का अभी एक नैरेटिव आप बात कर रही हैं ना, इसी तरह का नैरेटिव मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2004 में भी चल रहा था, जब शाइनिंग इंडिया कैंपेन चला था, जब अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत बड़ा चेहरा थे, नरेंद्र मोदी से भी बड़ा चेहरा थे ना अटल बिहारी वाजपेयी, के छोटे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा और शाइनिंग इंडिया जैसी बड़ी कैंपेन जब 2004 में चली थी, तब भी विपक्ष के पास में चेहरा नहीं था। तब भी सारे चैनल ये कहते थे कि चेहरा क्या है विपक्ष का। लेकिन 2004 में हम 140 सीटें लाए, यूपीए की सरकार बनी और पोस्ट पोल चेहरा बना डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कामयाबी से सरकार चलाई। ये अभी जो 2023 का जो 9 राज्यों के चुनाव है, ये सेमीफाइनल है। इसके बाद में तय होगा कि प्री पोल अलायंस में कौन कौन होंगे और पोस्ट पोल अलायंस में कौन कौन जुड़ेगा। नाविका जी, तो ये देश का विपक्ष जो है,
ये 2024 का जो चुनाव होगा ये मोदी वर्सेस मेरा मुद्दा नैरेटिव ये कतई नहीं है सप्रा जी मैं बड़ी इकट्ठा होगा। मैं बड़ी इज्जत से आपको बताना चाहती हूं ये मेरा नैरेटिव नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये एक डिप इन डिप आउट सोशल मीडिया पर सवाल पूछा था, 1600 लोगों ने जवाब दिए, मैंने आपके सामने रख दिए। ये मेरा नैरेटिव नहीं है, ये लोग कह रहे हैं। भाई साहब आपका और हमारा बॉस एक ही है, वो है देश की पब्लिक। देश की पब्लिक जो है वो सब जानती है, उसे हमें नहीं समझना चाहिए कि उसे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जयवीर शेरगिल कुछ कहना चाह रहे हैं। जयवीर शेरगिल, क्या ये विपक्ष के दावेदार ज्यादा हैं या राहुल गांधी पर भरोसा कम है लोगों को? वो कहते हैं ना, देखिए नाविका जी, एक हिंदी की कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। दिक्कत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ यही है। श्री राहुल गांधी कहते हैं नफरत सिर्फ मीडिया में है, हिंदू मुस्लिम का विवाद, पर मैं जमीन पे गया तो मुझे नफरत नहीं दिखी, तो मीडिया पे आरोप लगा दिया। आज आपके शो पे एक सर्वे हुआ है, ये मीडिया का नैरेटिव है, ये जमीनी नैरेटिव नहीं है। तो अब दूसरा विपक्ष, अनुराग ठाकुर जी झंडा लहराना चाहते थे तो उनको कहा गया मत जाइए कि माहौल खराब हो जाएगा। सत्य तो और टाइम्स नाउ का और टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है मेरे हाथ में, 2004 से 2014 तक 9,230 टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं। 2014 से 2022 तक 2,680 टेरर इंसिडेंट हुए हैं। कांग्रेस में के दौरान कहा जाता था ये कैसे होगा, भाजपा के दौरान आप लोग कहते हैं ये कैसे हो गया। भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी को व्यस्त रखने वाला बहुत बड़ा एक पीआर स्टंट था, जो पूरी तरह एक फेल्ड प्रोजेक्ट निकल चुका है। इससे विपक्ष भी दूर, मतदाता भी दूर और कांग्रेस वाले भी दूर हो चुके हैं। मैं उत्तर देना चाहूंगा। चलिए, मतदाता कहां जाएगा ये तो कुछ समय में पता चलेगा। लेकिन रिजू दत्ता जी, ये तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सप्रा जी मैं आऊंगी आपके पास। रिजू दत्ता जी से एक सवाल है मेरा। रिजू दत्ता जी, ये तो सही, सवाल कांग्रेस से बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। भाई आपने इनवाइट किया था ना तृणमूल कांग्रेस को, सुदीप बंदोपाध्याय जी आए थे ना, तो थोड़ा सा रिजू दत्ता जी को बोल लेने दीजिए। अभी उनको ही नहीं, रिजू दत्ता जी के बाद आपके पास आ जाऊंगी हुजूर, जरूर आऊंगी। टीएमसी को बोलने नहीं दे रहे तो विपक्षी एकता देखिए। हुजूर सत श्री अकाल हुजूर, आनिया तुहाडे कोल 1 मिनट ते ठहर जाओ, बांग्ला कथा बोलचे नेखाने। रिजू दत्ता जी आपसे सवाल मेरा ये है, रिजू दत्ता जी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये कश्मीर में पहले भी लोगों ने करने की कोशिश की, बीजेपी ने। आपको याद होगा, अगर अनुराग ठाकुर की बात उठाई है जयवीर शेरगिल ने, तो एक बहुत आइकॉनिक पिक्चर थी सुषमा स्वराज, लेट सुषमा स्वराज जी ऑपोजिशन में थी, लेट अरुण जेटली जी जब ऑपोजिशन में थे, और लेट अनंत कुमार जी, ये सब गए थे और इन्हें तिरंगा यात्रा करनी थी वहां कश्मीर में। किसी ने इजाजत नहीं दी थी। वहीं श्रीनगर के रनवे पे बैठा दिया था इनको, और ये तीनों नेता वहां रनवे पर बैठे रहे थे। तब कोई जा नहीं पाया था लाल चौक। मैं आज पूछना चाहती हूं, आप भारी दिल से ही सही, कम से कम इतना तो एक्नॉलेज कर दीजिए कि आज लोग लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहरा सकते हैं। तिरंगा कम से कम दिखता है जम्मू कश्मीर में, ये तो आप मानेंगे? नाविका जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर के शॉल हो, केसर हो, या कश्मीर के शिखारा हो, या कश्मीर के ऊपर कोई मूवी बनाया हो, सब बिकता है। कश्मीर के नाम पे सब बिकती है भारत में, सिर्फ कश्मीरी लोगों का भला कभी नहीं होता। इसलिए आज भी कड़कड़ाती ठंड में कश्मीरी पंडित रोड पे बैठे हुए हैं, सब अपनी हाथ सेक रहे हैं और सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। और बीजेपी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा, एक टाइम कांग्रेस को भी 400 सीटें मिली थी
उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस भी हार गई थी। तो इतना घमंड आप लोग मत कीजिए कि कहां विपक्ष है कहां कांग्रेस है, एक दिन आप लोग भी खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी चीज, जो कांग्रेस के जितने बड़े बड़े, आज बीजेपी के जितने बड़े बड़े प्रवक्ता चैनल पे आते हैं, खासकर टाइम्स नाउ पे, और नाविका जी जानती है उन बातों को क्योंकि मैं भी इनके शो में 100 बार आ चुका हूं, वो एक मिनट अपनी पार्टी पे कर रहे थे। बिल्कुल, और आज ममता बनर्जी पहुंची नहीं। हाँ, हमने अपना पार्टी बनाया, बिल्कुल, पूरी की पूरी पार्टी कांग्रेस से निकली है भाई। पार्टी अपना बनाया, जर्सी नहीं भैया बदला था। पूरी की पूरी, आप एक आदमी के बारे में बात कर रहे नहीं, पूरी गलत पार्टी मत निकल बोलिए। बनी है हमने कांग्रेस से बेईमानी निकली। नहीं की, हमने अपनी पार्टी बनाई, जर्सी अपने नहीं मुंह मियां बदला। मिट्ठू मत बनो ना। दुश्मन के घर जाके नहीं अरे बैठ गए, अपने मुंह मियां हमने मिट्ठू अपनी मत पार्टी बनो। बनाई है। चलिए, बहुत फर्क है। हमने डिपस्टिक पर एक मिनट मैं सबको शांत करूंगी, मैं सबको शांत करूंगी, एक मिनट सबको शांत करूंगी, क्योंकि हमने 2 सवाल और पूछे थे। सप्रा जी कहना चाह रहे थे। सप्रा जी, 2 सवाल जो हमने डिपस्टिक किया है, ये मेरा नैरेटिव नहीं है, ये पब्लिक से सवाल पूछे गए थे, पब्लिक के जवाब है, सुन लीजिए। आपकी नजर में 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या था, ये पब्लिक क्या समझी है, उसका जवाब सुन लीजिए। राहुल की मजबूत छवि 38% लोग समझते हैं, कांग्रेस को एकजुट करना 14% लोग समझते हैं, बिखरे विपक्ष का नेता बनना 45% लोग समझते हैं कि वो बिखरे हुए विपक्ष का नेता बनना चाहते थे, और सचमुच भारत जोड़ना चाहते थे, ये सिर्फ 3% लोग समझते हैं। इस सवाल का भी डिपस्टिक हमने किया है, इन एंड आउट, इसमें 1300 सैंपल साइज है। और एक और सवाल हमने पूछा भारत जोड़ो यात्रा पर, वो था राहुल गांधी नहीं तो विपक्ष का नेता किसे होना चाहिए। ममता बनर्जी 31%, अरविंद केजरीवाल 32%, नीतीश कुमार 19%, चंद्रशेखर राव केसीआर 18%। तो ये तो पब्लिक के सवाल है, इसमें भी 1100 का सैंपल साइज है। सप्रा जी, अब आप जवाब दीजिए कि लोगों के जो समझ में आया है, क्या उसे भी आप डिस्प्यूट करेंगे? नाविका जी, 130 करोड़ जनता है देश के अंदर, और आपका सैंपल साइज आप 1300 और 1100 बता रही हैं, तो कितनी विश्वसनीयता है? मैं उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करूंगा, क्योंकि वो एक सोर्स है आपका, आपने किया है, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, वो इस तरह का एक नैरेटिव बना रहे थे कि राहुल गांधी कोई बहुत इंपॉर्टेंट शख्स नहीं है इस देश के अंदर। अरे भाई, इंपॉर्टेंट शख्स नहीं है तो थोड़ा सा राहुल गांधी जी बोलते हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के 20-20 जो केंद्रीय मंत्री है वो खड़े हो जाते हैं और पत्रकार परिषद लेते हैं? क्यों आप इतना चिल्ला रहे हैं पिछले 35-40 मिनटों से? क्या बात है? ये तमाम सारी चीजें, और नफरत जो आप कहते हैं कि नफरत कहीं दिखी नहीं, तो ये क्यों करनी पड़ी है ये पदयात्रा? क्योंकि आपके जो नेता है प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि छुरी की धार तेज कर लो। कल मुंबई के अंदर आपके डी राजा ने क्या कहा जाकर के कि हिंदुओं को घंटे बजाने बंद कर देने चाहिए, गले काटने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर इसी तरह से आपके जिम्मेवार नेता की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री दिवाली रमजान की बात करते हैं, और कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं। नेशनल टेलीविजन पर मत कहिए, आप तो पॉलिटिक्स करते हैं, आप तो निकल जाएंगे, लेकिन INB मिनिस्ट्री और तमाम कोर्ट हम पर मुकदमा करेंगे। इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल करिए, नहीं, इस तरह के शब्द नेशनल टेलीविजन पर मत। नाविका जी, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? क्या ये सच्चाई नहीं है? नहीं, क्या ये सच्चाई नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ? आप अगर झूठ नहीं भी बोल रहे हैं तो कम से कम ये वर्ड तो सेंसर कर दीजिए, दुनिया समझ जाएगी। जयवीर शेरगिल जी, जयवीर शेरगिल जी, आप जवाब दीजिए। जयवीर शेरगिल जी, क्या अनुराग ठाकुर ने नहीं कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को? मैं किसी को टोकता नहीं हूँ, गोली मारो डैश, हाथ जोड़ के विनम्रता से बोल रहा हूँ अपने साथियों को, मुझे मत टोके। दो बातें, सप्रा साहब ठंड रखो एक मिनट। पहली बात नाविका जी, जो भारत जोड़ो, जो मेरे TMC के मित्र ने कही, वो खुद ही उन्होंने जयवीर शेरगिल पे निशाना नहीं साधा, उन्होंने ममता बनर्जी पे निशाना साध दिया है। वो ममता बनर्जी जो खुद कांग्रेस का अहम हिस्सा थी, जिनका पूरा राजनीतिक अस्तित्व कांग्रेस से बना, आज वो जाके पार्टी बना लेती हैं, तो वो नेता जयवीर शेरगिल कर्तव्य पथ समाज सेवा के लिए अपना रास्ता बदल देता है, तो वो मौका परस्त।
तो ये निशाना पहले सफाई ममता बनर्जी से जाके लीजिए, मैं उनका आदर सम्मान करता हूं। दूसरा, जो चरण सिंह सापरा जी बात कह रहे हैं कि एक राहुल गांधी बोलते हैं 20 नेता बोलेंगे, 20 नहीं, जिस प्रकार के बयान राहुल गांधी देते हैं 17 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बोलेंगे। जब राहुल गांधी देश के साधुओं का अपमान करेंगे कि वो नहीं है, हम 20 नहीं 100 बोलेंगे। जब वो देश के सैनिक का अपमान बनेंगे कि चीन ने उनको पीट दिया, 100 नेता बोलेंगे। जब वो बोलेंगे भारत इज अ कंफ्यूज नेशन विदाउट अ विजन, तो 100 नहीं 200 नेता बोलेंगे। आज भाजपा पे जनता का विश्वास है। अगर माननीय श्री राहुल गांधी भारत की छवि धूमिल करने का काम करेंगे, सेना का मनोबल को चोट पहुंचाएंगे, और कश्मीर गए नाविका जी क्या बयान दिया, मोदी जी एक श्रेष्ठ एक भारत की बात कर रहे हैं, राहुल जी क्या बोलते हैं, बाहर के लोग आके कश्मीर में काम कर रहे हैं, बाहर के लोग ट्रेडर काम कर रहे हैं। आज कश्मीर में आप जानती हैं दिहाड़ी मजदूरों पे हमला हो रहा है। ऐसे माहौल पे जाके कश्मीर की जनता को भड़काना कि आपकी नौकरियां बाहर के लोग ले गए, क्या ये जिम्मेदार बयान था? तभी मैं कहता हूं भारत जोड़ो यात्रा ने केवल नफरत का, इस वक्त के जो हमारे हित हासिल रहा। 2024 के चुनाव में उनकी रणनीतियां इसकी बनेंगी और इसका जवाब जरूर देंगी। और मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आज दर्शकों आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जब 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुझे इंटरव्यू दिया था, तो हम जब इंटरव्यू लेने जाते हैं तो कई बार लाइट में यहाँ पर जो माथा चमकता है उस पर पाउडर लगाते हैं। तो किसी ने कहा यहाँ पर बहुत आपका चमक रहा है, थोड़ा पाउडर लगा दें। तो नरेंद्र मोदी जी ने हंसते हुए एक बात कही थी जो मेरे दिमाग से नहीं गई। उन्होंने कहा, मैंने 50 सालों का ये सफर तय करके ये तेज पाया है, मेहनत की है, इस तेज को पाउडर नहीं मिटा पाएगा। अब ये एक नेता का रवैया है और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा से एक तपस्वी निकल कर आया है। ये तपस्या का कंपटीशन होगा क्या 2024 में, और किसकी तपस्या कितनी रहेगी और कितना रंग लाएगी, ये तो देश की जनता तय करेगी। तो आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।